Hello everyone, welcome to the Booster Shot, your daily dose for GS preparations. By means of this show, I, Ayush Gupta, discuss with you on a daily basis the big picture debates of Rajya Sabha TV, Indian Express's Explained section and the Science Monitor. So, today we are going to discuss today's edition of Indian Express's Explained section. Along with it, we are going to discuss Rajya Sabha's big picture debate. So, the debate that was shown yesterday was actually a repeat of the debate which was shown on 12th of August 2021. Therefore, we are going to cover this up as well. So, let's start with the debate itself. As you know that I generally form a question out of the debate, and while answering that question, we try and understand the important things which are discussed in the debate. So, the question is, highlight the feature of government's impetus strategy to industry for Atmanirbhar Bharat. So, गवर्नमेंट की इम्पेटस स्ट्रैटेजी क्या है इंडस्ट्री के लिए सो एज टू गिव देम बूस्ट इन ऑर्डर टू मेक आत्मनिर्भर भारत सक्सेसफुल. देन व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि हम इंडस्ट्री से चाहते हैं. अब थर्डली, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सर्टेन इम्पेटस फीचर्स. ये जो नया इम्पेटस फीचर्स हैं इसकी लिमिटेशंस क्या हैं. एंड लास्टली, व्हाट इज द वे अहेड फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक अपस्केलिंग. सो generally हम answers के अंदर we are required to give a way ahead also because UPSC is seeking perspectives from you. So let's first see what are the impetus which have been given by the government. So the most recent impetus is with respect to the imposition on tax on imports. So government has raised duties on imports. For example, 40% basic custom duty has been applied on solar modules. Secondly, let's look at some of the steps which are ongoing things that the government is already doing. So, in ease of doing business, our ranking has again improved, and today we are at 63rd position in 2020. Then there was introduction of IBC and constant reforms of it. IBC is Insolvency and Bankruptcy Code. बहुत पहले एक हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया था जिसके अंदर चक्रव्यूह प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया गया था. अब चक्रव्यूह प्रॉब्लम क्या है. बेसिकली इंडिया के अंदर कंपनी खोलना तो आसान था लेकिन कंपनी को बंद करने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था. इसलिए there were a lot of companies which were stuck and not functioning but still they could not close. IBC has given them a way out and government इसके अंदर constantly amendments करती रहती है so as to make it more effective. Then tax impetus has been given. Corporate tax rate has been brought in tune with global standards. So globally around 20% के around कॉर्पोरेट टैक्स रेट चलता है. इंडिया के अंदर 31% होता था. तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली इन लास्ट ईयर्स में इसे 22% के अराउंड ले आई है सो दैट हमारी कंपनीज इंटरनेशनली कंपेटिटिव हो. देन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हैज़ बिन विड्रॉन. रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन होती क्या है. सबसे पहले हम रेट्रोस्पेक्टिव चीज़ को जानते हैं. नेचुरली टैक्सेशन लाने के लिए भी आपको लॉ लाना पड़ेगा. लॉ दो तरीके के हो सकते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल. क्रिमिनल लॉ कभी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनली बार्ड है. हाउएवर सिविल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है. सो बेसिकली जब आपने आज एक काम कर दिया एंड फ्यूचर में एक कानून लाया गया जिसने उस काम को क्रिमिनलाइज कर दिया, उसे हम कहते हैं कि वो एक रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एन एक्ट है जो कि पॉसिबल नहीं है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन. हाउएवर गवर्नमेंट सिविल लॉज ला सकती है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से. सो गवर्नमेंट्स ने कुछ एक ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई जैसे कि वोडाफोन डील हुई, उसके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स लगाया एंड जिसके तहत इंटरनेशनली हमारी कंट्री का बिजनेस सेंटिमेंट हर्ट हुआ इन द आईज ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज. सो रिसेंटली दिस टैक्सेशन हैज बीन विड्रॉन. सेंसिटिव मार्केट रिफॉर्म्स for integrating industry with agriculture has been initiated. So एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री से रिलेट करने के लिए जो सेंसिटिव मार्केट रिफॉर्म्स थे विच वर फार्म सेक्टर रिफॉर्म्स जो कि गवर्नमेंट अब ले आई है. सो दिस वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अर्लियर गवर्नमेंट्स बिकॉज ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी बन जाता है एंड रिसेंटली भी आप दे सकते हैं द पॉलिटिकल बैकलैश दैट द गवर्नमेंट इज गोइंग थ्रू विद रिस्पेक्ट टू दीज लॉज. हाउएवर द गवर्नमेंट हैज स्टिल इनिशिएटेड टेकन अप दिस मैंटल सो एज टू ब्रिंग these रिफॉर्म्स. देन startup ecosystem has been given boost. So accommodation of angel tax concerns. स्टार्टअप्स को बूस्ट कैसे दिया गवर्नमेंट ने. गवर्नमेंट ने एक एंजल टैक्स लगाया था स्टार्टअप्स के ऊपर. सो बेसिकली स्टार्टअप्स को जो फंडिंग मिल रही थी फॉरेन से उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जा रहा था बिकॉज गवर्नमेंट को नहीं पता था कि किस तरीके से ये फंडिंग आ रही है. हाउएवर जब स्टार्टअप्स ने इसके रिगार्डिंग कंसर्न्स रेज किए सो देयर कंसर्न्स वर अकोमोडेटेड अल्टीमेटली बाय द गवर्नमेंट.
देन इंट्रोडक्शन ऑफ वन पर्सन कंपनी इन कंपनीज एक्ट। सो कंपनीज एक्ट के अंदर अब तक प्रोविजन था पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो होती है जिसके अंदर मिनिमम 5 मेंबर होने चाहिए, वेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। हाउएवर वी कैन रिसेंटली सी कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स है विच आर ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल। सो उस रिलेशन में इफ दैट इंडिविजुअल वांट्स टू एस्टैब्लिश अ कंपनी तो वो कैसे करता? सो अमेरिका के अंदर भी सिस्टम है 1 पर्सन कंपनी का। सो ये सिस्टम गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट को अमेंड करके इंडिया में ले आई है। सो एज फॉर दैट मैटर कि कंपनी ही क्यों एस्टैब्लिश करना चाहता है स्टार्टअप ओनर, उसके लिए हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा कि कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो बेसिकली यदि आप कंपनी बनाते हैं, सो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड देयरफॉर अगर कंपनी के ऊपर केस हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी के चलाने वाले के ऊपर या कंपनी के मालिक के ऊपर केस हुआ है। सो इन दिस वेरी मैनर जो ओनर है ही रिमेन्स इंसुलेटेड एंड देयरफॉर कंपनी सिस्टम इज मोर प्रेफर्ड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कंपनी सिस्टम के अंदर ज्यादा रेगुलेशन होती है, वेयरएज पार्टनरशिप के अंदर कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होती या कि ओनर एंड बिजनेस के एक्शंस के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती, ओनर और बिजनेस की लाइबिलिटी के बीच में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप के अंदर ओनर की लाइबिलिटी के विद रिस्पेक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन होती है, लेकिन इंटरनेशनली कंपनीज आर मोर प्रेफर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन 21 यूनिकॉर्न्स कैसे बूस्ट का क्या इंपैक्ट रहा वो हम ये देख के जान सकते हैं कि 21 यूनिकॉर्न कंपनीज हैव जस्ट कम अप ड्यूरिंग पेंडेमिक्स 1.5 ईयर। यूनिकॉर्न आर दोस कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन मार्केट की $1 बिलियन से ज्यादा है। $1 बिलियन, अब $1 इक्वल्स टू जो भी डॉलर का रेट चल रहा है, सपोजली टेक इट टू बी 75। So $1 million would be equal to 7,500 crore rupees. So जिन कंपनीज की वैल्यूएशन $1 बिलियन से एक्सीड कर चुकी है, ऐसी 21 स्टार्टअप कंपनीज सिर्फ और सिर्फ पेंडेमिक के 1.5 ईयर में ओरिजिनेट हो चुकी हैं इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर टोटल 60 यूनिकॉर्न्स वर्क कर रही हैं। देन विद रिस्पेक्ट टू आत्मनिर्भर भारत, इंटरनेशनली ये इमेज चल रही है गवर्नमेंट की कि ये एक इंक्लूसिव इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर इंडिया अपनी मार्केट को क्लोज करना चाहता है। सो इस थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है कि आत्मनिर्भर भारत इज नॉट अबाउट मेड इन इंडिया बट मेकिंग इन इंडिया। सो आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स एंड कंपनीज को ही बूस्ट देंगे, whereas we are saying कि आप FDI लेके आइए एंड जो सारी सहूलतें हम अपनी कंपनीज को दे रहे हैं, यदि आप हमारी कंट्री में प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो हम आपको भी देंगे एंड देयरफॉर इट इज नॉट एन इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी। सो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये वर्ड्स को किस तरीके से यूज किया जाता है एंड दिस इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटर, अ प्रोस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर इन हिज आंसर्स, सो दैट हम अपनी पॉलिसीज और अपने एक्शंस को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं इन अ बेटर मैनर वी कैन सी फ्रॉम हियर। So these are some of the impetuses that is the government has given for industry in past years, and of late the most recent is with respect to imposition of tax on imports. Now what are the limitation of these impetuses? इन impetus की क्या कोई limitation भी है या नहीं है ये देखते हैं। So जो गवर्नमेंट का recent impetus है, it is a tariff based impetus. So tax based impetus, by increasing basic custom duty, this would help in insulating industries from external pressure, helping them to build up capacity. So जब हम टैक्स बढ़ा देंगे तो जो फॉरेन के गुड्स है वो इंडिया के अंदर नॉन कंपेटिटिव हो जाएंगे। सो हमारी जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज हैं, ये जो इंडस्ट्रीज इंडिया में बना रही हैं गुड्स, उनके पास ये बेनिफिट हो जाएगा कि वह अपनी कैपेसिटी बढ़ा सके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर कर सके। हाउएवर where is the problem? Now this is a short term approach, because long term में इस अप्रोच को हम तब तक नहीं सस्टेन कर सकते विदाउट हर्टिंग कंज्यूमर सेंटिमेंट। इंडस्ट्री के दूसरे साइड ऑफ द कॉइन पे आ जाते हैं कंज्यूमर्स। सो बिकॉज हम फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स को एक्सपेंसिव कर देंगे तो कंज्यूमर जो सेंटिमेंट है वो हर्ट होएगा, जो कंज्यूमर राइट्स हैं वो भी हर्ट होंगे। सो जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का वो ये है कि इंडस्ट्री को हम एक विंडो दे देते हैं, जिस विंडो के अंदर इंडस्ट्री, हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर ले
एंड उसके बाद हम अपनी मार्केट को ओपन कर देंगे। हाउएवर इट हैज ऑल्सो बीन सीन, ये जो टैरिफ बेस्ड अप्रोच है ये हर एक इंडस्ट्री पे, ऑल सेक्टर्स में, स्पेशली जिन सेक्टर्स में कंपटीशन ज़्यादा है उन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स, कितनी भी हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स पे हाई ड्यूटी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमारे देश के इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स उनका कंपटीशन नहीं कर पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ऑटोमोबाइल में देख लीजिए, जो लग्जरी सेगमेंट की ऑटोमोबाइल गाड़ियां हैं वो आज भी फॉरेन से बन के इंडिया में आ रही हैं। इंडिया की इंडिजिनस लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां अभी तक ऊपर नहीं आई हैं। देन लास्टली, this approach puts pressure, as I've already said, on consumer pocket and limits their choice. Therefore, long term के अंदर tariff based approach को sustain करना बहुत मुश्किल हो जाता है। Now, गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि हम आपको टैरिफ बेस्ड अप्रोच दे सकते थे, हमने आपके लिए आपको इंसुलेट कर दिया फॉरेन प्रेशर से, एंड बाकी सारे मेजर्स हमने आपको टैक्स में रिबेट दे दी है, हमने रेगुलेटरी एस्पेक्ट, क्योंकि अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगाएंगे कभी भी, सो इसका मतलब ये है कि हमने आपको रेगुलेटरी सर्टेनिटी भी दी है। सो अब आ गई है बात इंडस्ट्री पे। नाउ इट इज अपॉन द इंडस्ट्री टू यूज दीज ऑल द मेजर्स एंड लीड द इंजन ऑफ ग्रोथ। सो what are the actions now required on the part of the industry? So make use of the tariff window and develop competitive capacities. So अब आपको जो ये tariff window दी गई है उसका complete use करिए और अपनी capacity को बढ़ाइए, अपने competition capacity को बढ़ाइए। Use the extra money in pocket, जो corporate tax को कट करके पैसा आपकी पॉकेट में बच गया है या रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को अबॉलिश करके आपकी जेब में पैसा जो बचा है, उस मनी को आप यूज कीजिए बाय इनहैंसिंग योर कैपेसिटीज। तो अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को इंक्रीज कीजिए, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कीजिए। देन द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो हाईलाइटेड द लिंक बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एंड व्हाई इट इज नीडेड कि अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का इंटीग्रेशन हो, बिकॉज दिस इज अ वेरी ह्यूज सेक्टर विच इज लेफ्ट आउट। सो by creating synergy between agriculture, Indian agriculture and industry, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी फ्लो करेगी इंडियन एग्रीकल्चर में, जो कि इंप्रूव करेगा इरिगेशन, स्टोरेज फैसिलिटी एंड डेवलप मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर। अभी तक एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ एमएसपी रेट से गवर्न होता रहा, अभी तक एग्रीकल्चर का मेन फोकस एमएसपी पे रहता है। हाउएवर नाउ वी वांट मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर, कि मार्केट की क्या डिमांड है उसको देखते हुए एग्रीकल्चर किया जाए। एंड ये कब होगा? जब फ्रीडम टू मार्केट प्रोड्यूस दी जाएगी, कि अपना प्रोड्यूस आप कैसे भी मार्केट करिए, किसी को भी बेचिए। सो ऑफ कोर्स दिस विल बी विद चेक्स एंड बैलेंसेस. This is said by the Prime Minister, therefore highlighting the importance of connect between industry and agriculture. Now, what is required from the industry? The industry needs to grab up this opportunity and build up confidence in stakeholders to advance agri reforms and develop on a partnership model. So, अब इंडस्ट्री के ऊपर है कि ये जो एज ओल्ड डिस्ट्रस्ट है बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, उसको वह ब्रिज करे एंड देखे कि कैसे एक पार्टनरशिप मॉडल को एस्टैब्लिश करके दे कैन मूव फॉरवर्ड बाय टेकिंग द कंसर्न्स ऑफ फार्मर्स अलोंग विद देम. Lastly, what is the way ahead? So as we know, the tariff based approach is a short term approach. So long term approach क्या होनी चाहिए? So रेगुलेटरी सर्टेनिटी, हर एक सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री के अंदर रेगुलेटरी सर्टेनिटी होनी चाहिए, सो दैट इंडस्ट्री अपने फ्यूचर एक्शंस को प्लान कर सके, अपनी एक्सपेंशन को प्लान कर सके. बेटर एक्सेस टू चीप क्रेडिट अवेलेबल ऑलरेडी डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली. सो डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली दोनों ही टाइम जगह आज की डेट में इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गए हैं, लेकिन what is required on the part of the government is to help the industry to access these loans in a very simple manner and an easy manner. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये सबसे एक बड़ी चीज है जिसको गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ब्रिज करना चाहती है, एंड गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए डिसइन्वेस्टमेंट भी प्रोजेक्ट्स काफी सारे अपटेक किए हैं. एज पर द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, roughly about $50 trillion worth of infrastructure investment is required in the country today. Then
फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स बोथ लैंड एंड लेबर। सो किसी भी बिजनेस के अंदर देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कि हमें एम्प्लॉय करने पड़ते हैं। दीज आर लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल। सो दीज आर द 4 थिंग्स जो कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, जिसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। सो फैक्टर मार्केट रिफॉर्म होनी चाहिए। लैंड के ऊपर ऑलरेडी रिफॉर्म हो चुके हैं। विद रिस्पेक्ट टू लेबर, द एम्बिशियस लेबर कोड हैज ऑलरेडी बीन बॉट अप। लेकिन कोई भी कानून तब तक इम्पैक्ट इफेक्टिव नहीं होता जब तक उसके रूल्स एंड रेगुलेशन नोटिफाई ना कर दिए जाएं। सो देयर इज अ नीड कि गवर्नमेंट क्विकली लेबर कोड के रूल्स को लेके आए एंड तभी लेबर कोड इफेक्टिव होगा। Then lastly, there is better coordination required between center and states on schemes related to rebates for industries. So industry को attract करने के लिए center और states दोनों ही काफ़ी सारे soaps roll out करते हैं, लेकिन there is not a connect between center and state. इनकी पॉलिसीज़ के अंदर कोऑर्डिनेशन कम रहती है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स प्रोसेस करने के लिए सेंटर और स्टेट की कोऑर्डिनेशन क्योंकि कम है, उस करके ये प्रोसेसेस डिले हो जाते हैं एंड इंडस्ट्री को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। सो दीज आर द ऑल द पॉइंट्स जो कि बिग पिक्चर में डिस्कस करे गए थे विद रिस्पेक्ट टू वे अहेड, कि हम कैसे इंडस्ट्री को बूस्ट दे सकते हैं। देन कमिंग टू द इंडियन एक्सप्रेसेस एक्सप्लेन्ड सेक्शन, हमने कल भी इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन के अंदर अफगानिस्तान के ऊपर बात करी थी। कल हमने जाना था कि पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। आने वाले दिनों में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, कि हमें अफगानिस्तान के ऊपर काफ़ी सारे फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सो इंडियन एक्सप्रेस के आज के एक्सप्लेन सेक्शन के अंदर अफगानिस्तान की सोसाइटी की डिवीजन के बारे में बात करी गई है कि वहाँ पे कौन कौन से ट्राइब्स हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अफगानिस्तान एक ट्राइबल सोसाइटी है। इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ ट्राइब्स। सो विद द हेल्प ऑफ दिस मैप, let us try and see what is the ethnic breakdown of Afghanistan. This will be important for us, not for with respect to an immediate need to answer any question, but for the improvement of our understanding, so that future में जब हमें कुछ एक complex questions को interact करना पड़े, देखने को आए with respect to Afghanistan, we have a clear understanding कि अफगानिस्तान की society कैसी है। So अफगानिस्तान की एथनिक ब्रेकडाउन क्या है? सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में मेजॉरिटी में है पश्तून पॉपुलेशन, विच इज़ रफली अबाउट 42% ऑफ देयर पॉपुलेशन। ये पाई जाती है आपको ज़्यादातर सदर्न एरियाज़ के अंदर एंड ईस्टर्न एरियाज़ के अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तालिबान कंप्राइजेज ऑफ पश्तून पीपल। देन सेकेंड नंबर पे आती है ताजिक पॉपुलेशन। सो ताजिक आपको तजाकिस्तान के पास देखने को मिल जाएंगे बेसिकली, एंड इन वेस्टर्न एरिया ऑफ अफगानिस्तान में भी आपको ताजिक्स की पॉपुलेशन मिलेगी। सो ताजिक्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 27%। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ अफगानिस्तान। हाउएवर ताजिक्स ने आज तक अभी तक फॉर्मल पावर को होल्ड नहीं किया है। मोस्टली फॉर्मल पावर हैज ऑलवेज बीन हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ द पश्तून्स, बी इट द गवर्नमेंट व्हिच आर इंस्टॉल्ड बाय द नॉर्दर्न अलायंस, या फिर आप कह लीजिए जो पहले अर्स्टवाइल किंग्स रहे हैं, एंड फॉर दैट मैटर जो तालिबान के लीडर्स ने जिन्होंने गवर्न किया है अफगानिस्तान को पहले या अब जो करने जा रहे हैं, वह भी पश्तून एथनिसिटी से बिलोंगिंग रखते हैं। देन वी हैव द हज़ारा विच आर विद रिस्पेक्ट roughly about 9 to 10% of the population of Afghanistan is comprised of people from Hazara community. Hazara अपनी ethnicity मंगोल्स से डिराइव करते हैं एंड ये आपको काबुल रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। सो ड्यूरिंग तालिबान रूल एंड वैसे भी अफगान सोसाइटी के अंदर हज़ारास का जो सोशल स्टेचर है वो नीचे के दर्जे पे रहा है, एंड ड्यूरिंग तालिबान रूल इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म भी करे गए थे। एंड देन वी हैव द उज़्बेक्स जो कि उज़्बेकिस्तान से अपनी एथनिसिटी को डिराइव करते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव बलूच। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान से लगता हुआ एरिया है जहाँ पे नीचे बलूचिस्तान आ जाता है, यहाँ पे हमें बलूच एथनिसिटी के लोगों की कंसंट्रेशन दिखती है। इसके अलावा भी अफगानिस्तान में बहुत सारी एथनिसिटीज़ हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हैं, बट दीज वर रफली द इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ अफगानिस्तान। नाउ अगर हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लें कि कैसे एथनिसिटी
इतनी ज़्यादा एविडेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को एथनिसिटी से क्या होता है, बेसिकली एथनिसिटी आपके फीचर्स में, आपके फिजिकल फीचर्स में ही दिख जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दूँ इसकी, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इमरान खान। इमरान खान भी एक पश्तून है। पश्तून को हम कह सकते हैं पख्तून और पठान, बेसिकली साइमल्टेनियसली यूज करे जाते हैं ये वर्ड्स। सो पाकिस्तान में भी जैसे हम जानते हैं कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया के अंदर पश्तून्स की कंसंट्रेशन है एंड अफगानिस्तान के सदर्न एरिया में पश्तून्स की कंसंट्रेशन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन जो कि ड्यूरेंट लाइन है, उसे पश्तून्स कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं एंड देयरफॉर पाकिस्तान के अंदर ये एक नेशनलिस्ट कंसर्न भी बना रहता है कि ये कहीं कल को एक नेशनलिस्ट कॉज ना बन जाए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इमरान खान जी हैं, ये एक पश्तून एथनिसिटी से बिलोंग रखते हैं एंड देयरफॉर आप देख सकते हैं कि हाइट में लंबे होते हैं, चेहरा थोड़ा ज़्यादा साफ होता है, शार्प फीचर्स होते हैं। यहाँ पे हैं जंगेज़ खान। जंगेज़ खान एक मंगोल रूलर थे एंड चाइनिया को इंटीग्रेट करने का इनको क्रेडिट जाता है एंड यहाँ पे एक नॉर्मल हज़ारा इंडिविजुअल है। आप देख सकते हैं सिमिलैरिटी ऑफ देयर फीचर्स। सो दिस इज मंगोलियन फीचर्स। हिस्टोरिकली यहाँ पे अब ये चीज़ हमें नोट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकली सेंट्रल एशिया हैज़ बीन अ मेल्टिंग पॉट ऑफ वेस्ट यूरेशियन एंड ईस्ट यूरेशियन पीपल, लीडिंग टू हाई जेनेटिक एडमिक्सचर एंड डाइवर्सिटी। सो कोई ये पूछता है जब है कि भैया अफगानिस्तान के अंदर इतने सारे ट्राइब्स क्यों हैं? सो अफगानिस्तान सेंट्रल एरिया एशिया से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं एंड जो यूरोपियन एंड एशियन लोग हैं, यूरोपियन के अंदर कोकेशियन फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं एंड एशियंस के अंदर मंगोलियन फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं। सो जब यहाँ पे ट्रेड रूट्स चलते थे, सिल्क रूट यहीं से जाता था, सो यहाँ के लोग आपस में मिले एंड देयरफॉर डिफरेंट तरीके की एथनिसिटीज़ डेवलप हुई एंड देयरफॉर सेंट्रल एशिया को मेल्टिंग पॉट ऑफ वेस्ट यूरेशियन एंड ईस्ट यूरेशियन पीपल भी कहा जाता है। अब हम कुछ एक इंपॉर्टेंट लोगों को जान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज एथनिसिटीज अफगानिस्तान के अंदर। सो अफगानिस्तान में इंपॉर्टेंट ताजिक लीडर रहे हैं अहमद शाह मसूद। इनका नाम हमें काफ़ी बारी सुनने को भी मिलता रहता है। ये एक वॉरलॉर्ड थे एंड ही वॉज द नेमेसिस फॉर सोवियट्स। सोवियट्स की नाक में इन्होंने दम करके रखा था, ऑल्दो लेटर ऑन ही डाइड। प्रेजेंटली अता मोहम्मद नूर एंड अमरुल्ला सलेह आर important Tajik leaders in Afghanistan. Amrullah Saleh was the vice president in the earlier government and just yesterday he has declared himself to be the legitimate heir of power in Afghanistan because वहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑलरेडी अपनी गद्दी छोड़ के जा चुके हैं। देन इंपॉर्टेंट पश्तून्स को देखते हैं। हामिद करजई जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो भी एक पश्तून थे। अशरफ गनी इज ऑल्सो पश्तून। अब्दुल्ला जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे अफगानिस्तान की लास्ट सरकार के अंदर, जिसने अभी रिजाइन कर दिया, उसके अंदर थे। अब्दुल्ला की एथनिसिटी है, ही इज अ मिक्सचर ऑफ पश्तून एंड ताजिक। हिज मदर वाज अ ताजिक एंड हिज फादर वाज अ पश्तून। हजारा के अंदर हमारे पास करीम खलील है एंड उज़्बेक के अंदर जो स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, एक वॉरलॉर्ड हैं अब्दुल रशीद दोस्तम। बेसिकली अब्दुल रशीद दोस्तम का मज़ार शरीफ के ऊपर कंट्रोल था बिफोर इट वाज जस्ट टेकन ओवर बाय तालिबान। नाउ तालिबान अफगानिस्तान के अंदर एथनिक डिवाइड को हम उनके नेशनल एंथम से भी समझ सकते हैं। 1926 से लेके आज की डेट तक अफगानिस्तान में लगभग 5 नेशनल एंथम रह चुके हैं। सो 1926 के अंदर जो पहला नेशनल एंथम था उसे कहा गया रॉयल सैल्यूट। अनदर नोटेबल नेशनल एंथम ऑफ अफगानिस्तान वाज किला इस्लाम किबले एशिया, दैट इज फोर्ट्रेस ऑफ इस्लाम एंड हार्ट ऑफ एशिया। ये 1919 के एक बैटल सॉन्ग से लिया गया एंड फ्रॉम 1996 टू 2001 से पहले, दैट इज आफ्टर 1992, ये अफगानिस्तान का नेशनल एंथम रहा एंड जब 2001 के अंदर तालिबान को यूएसए ने वहां से बाहर खदेड़ दिया तो उसके बाद भी ये वहां का नेशनल एंथम रहा, दैट इज किला इस्लाम एंड किबले एशिया। सो
हार्ट ऑफ एशिया एक और भी एस्पेक्ट में हमें रेजोनेंस करता है विद रिस्पेक्ट टू हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। सो इस्तांबुल प्रोसेस कहा जाता है हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, इस्तांबुल प्रोसेस। ये कॉन्फ्रेंस 2001 में शुरू हुई इस्तांबुल के अंदर, एंड इसके अंदर जो भी रीजन्स अफगानिस्तान के नेबरिंग रीजन्स हैं एंड जिनका कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एशिया सिक्योरिटी सिचुएशन, वह इसमें पार्टिसिपेट करते थे एंड एरियाज देखते थे फॉर कोऑपरेटिंग विद अफगानिस्तान एंड फॉर इम्प्रूविंग इट्स कंडीशन। देन आफ्टर a लोया जिरगा इन आफ्टर 2001, जो एक नया वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर नेशनल एंथम अपनाया गया, उसका नाम था मिली सुरूद और सुरूद ए मिली। सबसे पहले जानते हैं कि लोया जिरगा क्या होता है। लोया जिरगा यू कैन से इट इज़ अ ग्रैंड असेंबली। अगर इंडिया के अंदर रिस्पेक्ट में हम देखें तो हिस्ट्री में हम जानते हैं सभा एंड समितिस के बारे में। यह एक तरीके की सभा है ऑफ अफगानिस्तान ट्राइबल एल्डरली पीपल, एंड बेसिकली ये एक पश्तून सभा होती थी जिसके अंदर जो सभी ट्राइबल एल्डर्स थे, इंपॉर्टेंट रिलीजियस लीडर, इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द मोनार्की, जिसके अंदर इसमें पार्टिसिपेट लेते थे। फ्रॉम सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन है ये, एंड इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते थे विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट। लोया जिरगा जब आफ्टर 2001 ऑर्गेनाइज करी गई, उसके अंदर नाउ लेटर ऑन बाकी कम्युनिटीज़ के भी, बाकी एथनिसिटी के भी लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। इवन वुमेन वर गिवन पार्टिसिपेशन इन लोया जिरगा। लोया जिरगा के अंदर नया नेशनल एंथम अपनाया गया जो कि था मिली सुरूद। मिली सुरूद इस नेशनल एंथम में अफगानिस्तान की 15 एथनिक ट्राइब्स के नाम लिए जाते हैं, एंड 15 एथनिक ट्राइब्स विद अदर ट्राइब्स, ये दिखाने के लिए कि अफगानिस्तान इज अ लैंड for tribal unity. It sought to stitch together its different ethnicities, underlining that this is the country of every tribe. However, 1996 के अंदर जब तालिबान आया, between 1996 to 2001, there was no national anthem in Afghanistan. क्यों नहीं था? Because Taliban did not believe in music. Until now, the Afghanistan's national anthem, which is the Milli Surut, जो कि सिग्निफाई करता है कि ट्राइबल यूनिटी को एंड किस तरीके से अफगानिस्तान शुड मूव फॉरवर्ड बाय टेकिंग अलोंग ऑल द ट्राइब्स विद इट। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ ट्राइबल हार्मनी इन अफगानिस्तान। क्या विद द कमिंग ऑफ पाकिस्तान अगेन एक साइलेंट पीरियड आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू नेशनल एंथम? क्या इन सभी जो अलग अलग माइनॉरिटीज़ हैं उनकी पोजीशन क्या रहेगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। दैट इज़ ऑल विद रिस्पेक्ट टू टुडेज लेक्चर। आई एम ऑल्सो गोइंग टू अटैच टुडे पॉजिटिवली द PDF of this lecture along with this lecture itself in the YouTube link. You can have a look at that, and keep watching the booster shot and best of luck for your preparation. Thank you and have a nice day.